गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मैडम। हम लोगों ने प्राणियों में पोषण अभी हमको स्टार्ट करना है। इसके पहले हम लोगों ने वनस्पतियों में पोषण जो है वो टॉपिक पूरा ख़त्म किया है। अब देखो प्राणियों में पोषण जो आता है उसमें हमें क्या क्या देखना है। पोषक तत्वों की आवश्यकता कौन कौन सी होती है शरीर को, वो हमें किस अन्न ग्रहण पद्धति से मिलते हैं और उन पोषक तत्वों का शरीर के कौन से कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये सब हमें देखना है। ठीक है, आप लोग पेज नंबर 30 देखिए। सभी शारीरिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलते रहने के लिए आवश्यक तत्व भोजन से मिलते हैं। रक्त द्वारा इन घटकों की शरीर के सभी अंगों को आपूर्ति की जाती है। जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं उसका पाचन होता है और जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे हमारे रक्त में मिल जाते हैं और फिर रक्त से जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ वो पहुँचाए जाते हैं। हमारा ग्रहण किया हुआ भोजन उसी स्वरूप में रक्त में नहीं घुलता। मतलब जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं वो ऐसे कैसे हमारे खून में मिल सकता है, क्या पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अन्न का रूपांतरण रक्त में अवशोषित हो सकने वाले घुलनशील घटकों में होना आवश्यक होता है। मतलब जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो ऐसे कैसे खून में नहीं मिक्स हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं उसको ऐसे पदार्थों में रूपांतरित करना है जो कि क्या हो सकता है, हमारे खून में अवशोषित हो सकता है और फिर खून के द्वारा और रक्त के द्वारा हमारे सारे शरीर में पहुंचाया जा सके। प्राणियों के पोषण क्रिया में भोजन ग्रहण से उत्सर्जन तक विविध सोपान होते हैं। सोपान मतलब घटक होते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोषण के सोपान 5 सोपान होते हैं, 5 स्टेप्स होती है। सबसे पहली होती है अन्न ग्रहण, दूसरी है पाचन, तीसरी है अवशोषण, चौथी है स्वांगीकरण और उसके बाद है उत्सर्जन। अब सबसे पहला जो अन्न ग्रहण है उसमें क्या होता है, शरीर द्वारा भोजन को ग्रहण करना। हमारे शरीर द्वारा भोजन को ग्रहण करना, जो भी है अन्न हम उसे क्या करते हैं, खाते हैं, वो हो गया अन्न ग्रहण। दूसरा है पाचन। अब खा तो लिया, अब उसका क्या करना पड़ेगा, पाचन करना पड़ेगा। भोजन का रूपांतरण घुलनशील पदार्थों में होने की प्रक्रिया को अन्न का पाचन कहते हैं। हमने पहले ही देखा था कि पूरा जो अन्न होता है वो डायरेक्टली हमारे शरीर में क्या हो सकता है, हमारे जो खून है, हमारा जो रक्त है उसमें डायरेक्टली अवशोषित नहीं हो सकता। हमें उसे क्या करना पड़ता है, रक्त में अवशोषित होने वाले पदार्थों में रूपांतरित करना पड़ता है। तो ये जो क्रिया होती है ये पाचन द्वारा होती है, इसे ही हम पाचन कहते हैं। तीसरा है अवशोषण। पाचन हो गया, ऐसे पदार्थ तैयार हो गए हैं जो हमारे रक्त में अवशोषित हो सकते हैं, रक्त में घुल सकते हैं, तो उसके बाद होगा अवशोषण। पाचन के उपरांत तैयार हुए घुलनशील पदार्थों का रक्त में अवशोषित होना, इसे ही हम कहेंगे अवशोषण होना। उसके बाद है स्वांगीकरण। अवशोषित घुलनशील पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों में परिवहन और ऊर्जा निर्मित करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जो कुछ भी है हमारे खून में, हमारे रक्त में घुलनशील पदार्थ जो है वो घुल गए हैं, मिल गए हैं, अवशोषित हो चुके हैं। अब खून क्या करेगा, रक्त क्या करेगा, वो सारे पदार्थों को जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ की कोशिकाओं को ज़रूरत है, जो जो अवयवों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएगा। इसे ही हम कहेंगे परिवहन। जो पोषक तत्व है उसे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाने का जो काम होता है उसे हम कहेंगे परिवहन। अब वो पदार्थ वहाँ पर पहुँच गए, पोषक तत्व वहाँ पर पहुँच गए, तो उन पोषक तत्वों से जो ऊर्जा निर्मित होती है उससे ही क्या मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये सब हो गया स्वांगीकरण। उसके बाद है उत्सर्जन। ये सब हमको पता है, जो कुछ भी अवशोषित हो चुका है उसके बाद जो भी बचा हुआ पदार्थ रहते हैं जो हमारे अभी कोई शरीर के काम के नहीं हैं, तो उसे क्या करेंगे, शरीर के बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गए उत्सर्जन। ये सारी क्रिया होती है पोषण के सोपान। इस पे पीछे क्वेश्चन भी दिया हुआ है बुक के, तो आपको इसे अच्छे से समझ के अपनी कॉपी में उतारना है। ठीक है, ये हो गया प्राणियों में पोषण। इसके बाद हमें प्राणी समभोजी पोषण देखना है, दूसरा है मृतोपजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। अब ये 3 प्रकार के पोषण हमें प्राणियों में देखने हैं। उसका सबसे पहला है प्राणी समभोजी पोषण। इसमें हमें अमीबा का देखना है। आपको डायग्राम दिख रही है 4.9, उसमें दिख रहा है अमीबा किस तरीके से पोषण ग्रहण करता है।
ठीक है। अमीबा के हाथ और मुंह जैसे अंग नहीं होते हैं। अमीबा को हमें पता है कुछ भी शरीर में क्या होती है, सिर्फ एक कोशिका होती है, उसे कोई संस्थान नहीं होते हैं, कोई अवयव नहीं होते हैं, और क्या होता है, वो एक कोशिकीय प्राणी होता है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होता है। यह एक कोशिकीय सजीव है। यह अपने शरीर अर्थात कोशिका के किसी भी पृष्ठभाग द्वारा भोजन ग्रहण कर सकता है। आपको दिख रहा है डायग्राम में, सबसे पहले डायग्राम उसमें हमें अमीबा दिख रहा है। उसके बाद हमें दिख रहा है कि उसका जो दूसरी नंबर की डायग्राम है जिसमें लिखा है भोजन का कण, उसमें हमें दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है, अपने जो बाहर की जो उसका आवरण है उसे थोड़ा शेप चेंज कर रहा है और अन्न को क्या कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। वह भोजन के कणों को चारों ओर से घेरकर उसे अपनी कोशिका में समाविष्ट करता है। उसके बाद भोजन के कण पर प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है जिससे उसका पाचन होता है। जो उसने एक बार अपने अंदर ले लिया है भोजन का कण अपना शेप चेंज करके, फिर उसके अंदर जितने भी प्रकीर्णन होते हैं वो उस भोजन के कण को क्या करते हैं, पचाने की प्रक्रिया करते हैं। भोजन का अपचित भाग वही छोड़कर अमीबा छद्मपाद यानी कि कूटपाद की सहायता से संचरण करता है। मतलब जो बचा हुआ उसका पदार्थ है जिसका उसने पोषण कर लिया है और अभी जो बचा हुआ पदार्थ है उसको वो वहीं पे छोड़ देता है। तीसरे नंबर की डायग्राम में आपको दिख रहा है, उसने क्या किया, पोषण कर लिया और फिर जो बचा हुआ पदार्थ है उसे वहीं पे छोड़ दिया और उसके बाद क्या करता है, वो आगे की ओर अपना संचारण करता है, मतलब आगे बढ़ जाता है। और उसको आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, छद्मपाद यानी कि कूटपाद। अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम जैसे एक कोशिकीय सजीवों में पोषण संबंधी क्रियाएं उनकी कोशिका में ही होती है। अब एक ही कोशिका है तो जो भी होना है वो सब एक ही कोशिका में होता है। बहुकोशिकीय जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मुंह द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय है। हमारे आजू बाजू जितने बड़े बड़े पक्षी प्राणी दिखते हैं वो सब भी क्या है, बहुकोशिकीय है। सबको मुंह होता है खाना खाने के लिए। कीटकों में भोजन ग्रहण करने के लिए क्या होता है, मुखावयव होता है। उदाहरण के लिए देखिए, तिलचट्टे और टिंडे जैसे कुतरने वाले कीटकों में जबड़े जैसे मुखावयव महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें क्या होता है, जबड़ा होता है। तितली नली जैसे सूंड का उपयोग करके भोजन ग्रहण करती है। तितली जो होती है वो क्या करती है, उसके पास एक नली के जैसा क्या होता है, मुखावयव होता है। इसके ऊपर आपको पीछे एक प्रश्न भी दिया हुआ है, मैंने आपको आंसर भी भेजा है उसका, ठीक है। जो तितली होती है वो क्या करती है, फूलों का रस पीती है। फूलों का रस पीने के लिए उसे वो क्या होता है, सूंड के उसे क्या होता है, एक सूंड जैसा अवयव होता है जिससे वो क्या करती है, उस सूंड मुझे पता है ना, हत्ती को रहती है या हाथी को रहती है या फिर गणपति को रहती है ना, तो वो ये इस तरीके की एक छोटी सी सूंड उससे होती है। उस सूंड से क्या करती है, वो फूलों के अंदर का रस चूस लेती है। मच्छर और खटमल सुई जैसे मुखावयव का चुभने काटने के लिए और नली जैसे मुखावयव का रक्त या रस चूसने के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए हमें खटमल या फिर मच्छर काटते हैं तो बहुत जलन होती है, ठीक है। अब ये हो गया प्राणी समभोजी पोषण। अब ये जो प्राणी होते हैं, ये जो खाना खाते हैं, इस खाना खाने की पद्धति के अनुसार उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। ये हम सबके पहचान के हैं, ठीक है। पहला है शाकाहारी प्राणी, दूसरा है मांसाहारी प्राणी, तीसरा है सर्वपक्षी प्राणी, फोर्थ है सफाईकर्ता प्राणी और फिर है विघटक। अब ये क्या होते हैं देखते हैं हम लोग, नाम से ही बहुत बार हमें समझ में आएगा। देखो, शाकाहारी प्राणी यानी कि जो क्या करते हैं, सिर्फ फल फूल पत्ते सब्जियां ये सब खाते हैं, किसी वनस्पति को खाते हैं, किसी भी प्राणी को नहीं खाते। ये होते हैं शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी वनस्पतियों का प्रत्यक्ष रूप से भोजन के तौर पर उपयोग करते हैं, जैसे घास खाने वाले, बीज फल खाने वाले प्राणी, ये सब आएंगे शाकाहारी में। अब दूसरा है मांसाहारी प्राणी। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। कुछ मांसाहारी प्राणी अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, जैसे शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले, कीटकों को खाने वाले। उसके बाद है सर्वभक्षी प्राणी। मांसाहारी प्राणी मतलब समझ में आया, जो क्या करते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं।
तीसरा है सर्वभक्षी। सर्वभक्षी मतलब जो क्या करते हैं, वनस्पति भी खाते हैं और प्राणी भी खाते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मानव, हम इंसान। हम लोग क्या करते हैं, प्राणियों को भी खाते हैं दूसरे और वनस्पतियों को भी खाते हैं, इसलिए हम क्या कहलाएंगे, सर्वभक्षी प्राणी। अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ सजीव उनके भोजन ग्रहण के साथ पर्यावरण स्वच्छता व संवर्धन का कार्य भी करते हैं। क्या करते हैं, कुछ हमारे आजू बाजू जो ऐसे प्राणी होते हैं जो सिर्फ खाना नहीं खाते हैं बल्कि क्या करते हैं, अपने पर्यावरण को साफ़ करने का और उसका संवर्धन करने का, उसको और अच्छे से तरीके से साफ़ सुथरा रखने का, उसको अच्छे से बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं सफाईकर्ता प्राणी। और दूसरा होता है विघटक। अब सफाईकर्ता प्राणी जो होते हैं उनके नाम से ही समझ में आता है क्या कर रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं। सफाईकर्ता प्राणी यह मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। कहीं पर भी मरा हुआ शरीर कोई पड़ा हुआ होता है प्राणियों का, उनको खाने का काम करते हैं सफाईकर्ता प्राणी, जैसे कि लकड़बग्गा, गिद्ध और कौवा। उसके बाद है विघटक, यानी कि कुछ सूक्ष्मजीव जो मृत प्राणियों के शरीर के अवशेषों से तथा कुछ पदार्थों का विघटन कर उनसे अन्न प्राप्त करते हैं। और प्राकृतिक पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया से सूक्ष्मजीवों का पोषण होता है। ये जो विघटक होते हैं ये भी क्या कर रहे हैं, मृत प्राणियों के शरीर से ही विघटन कर रहे हैं। मतलब हमने देखा सफाईकर्ता क्या करते हैं कि वो मृत शरीर से अपना खाना प्राप्त करते हैं, लेकिन जो बचा हुआ उनको जितना खाना रहता है उतना खा लेते हैं, बाकी का वैसे ही सड़ा हुआ होता है, तो उसको विघटक जो होते हैं वो पूरी तरीके से सड़ाते हैं, उससे उनको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। और वो जो भी बचा हुआ शरीर रहता है उसको दूसरे कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करने की वजह से वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाता है। तो ये होते हैं विघटक। ये हम लोगों ने सीखा प्राणी समभोजी पोषण में। उसके बाद हमें देखना है मृतोपजीवी पोषण। कुछ कीटक एककोशिकीय सूक्ष्मजीव मृत शरीर से या फिर द्रव रूप सेंद्रीय पदार्थों को अवशोषित कर उनका अन्न के रूप में उपयोग करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। हम लोगों ने ऊपर जो देखा सफाईकर्ता और विघटक, ये कैसे थे, मृत शरीर पर जगने वाले थे, तो ऐसे ही पोषण को हम कहते हैं मृतोपजीवी पोषण, जो मृत शरीर से या फिर सेंद्रीय पदार्थों को अवशोषित करने की वजह से प्राप्त होता है, जैसे कि मकड़ी है, चींटी है, मक्खी है, ये सब। तीसरा है परजीवी पोषण। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर होते हैं। हमने परजीवी वनस्पतियाँ देखा था कि क्या करते हैं, कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती है जो खुद का खाना खुद तैयार नहीं कर सकती है, तो फिर वैसे ही हमें कुछ प्राणी भी हैं जो क्या करते हैं, किसी और पे डिपेंड होते हैं, तो ऐसे प्राणियों को बोलते हैं परजीवी। वो भोजन फिर से पढ़ रही हूँ मैं। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर रहते हैं, वे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, इसे ही प्राणियों का परजीवी पोषण कहते हैं। अन्य प्राणियों के शरीर के पृष्ठभाग पर रहकर उनका रक्त अवशोषित करना तथा उस रक्त द्वारा भोजन प्राप्त करने की पद्धति को बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कि जूं, किलनी और खटमल। ये जो होते हैं हमारे शरीर पे रहते हैं और हमारे शरीर का ही खून चूस के वो अपना पोषण करते हैं, इसे हम कहेंगे बाह्य परजीवी। बाह्य मतलब बाहर, हमारे शरीर के बाहर रहने वाले प्राणी, और हमारे शरीर के ऊपर रह के वो क्या करते हैं, हमारे शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं। अब इसका दूसरा भी एक भाग है अंतःपरजीवी, मतलब जो परजीवी पोषण हम देख रहे हैं उसमें हमने पहला देखा बाह्य परजीवी और दूसरा हमें अभी देखना है अंतःपरजीवी। हमारे शरीर के ऊपर रहने वाले जो होते हैं उन्हें हम बाह्य परजीवी कहते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो रहते हैं उन्हें हम कहेंगे अंतःपरजीवी। जैसे कि कृमि होते हैं, हमारे पेट में बहुत दुखता है, छोटे बच्चों को देखो बहुत बार पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर उन्हें कीड़े मारने की दवाई देते हैं, पेट के कीड़े बोलते हैं, है ना, वर्म्स बोलते हैं जिसे। तो ये होते हैं पट्टकृमि, गोलकृमि, ऐसे अलग अलग प्रकार के कृमि होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में ही रहते हैं, हमारे पाचन संस्था में रहते हैं, और जो कुछ भी हम खा रहे हैं उससे ही वो अपना पोषण भी करते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, इसलिए इन्हें अंतःपरजीवी पोषण प्राणी कहते हैं, और वो इस पोषण पद्धति को अंतःपरजीवी पोषण पद्धति कहते हैं, और ये प्राणी अंतःपरजीवी प्राणी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ तक अपना ये लेसन ख़त्म हो चुका है। प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको पहले ही भेज दिए हुए हैं, आपको ये लेसन पूरा कंप्लीट करके मुझे इसके आंसर सेंड करना है।